सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मध्य पूर्व का उल्टा-सीधा विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ। भू-राजनीति को जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अपने एंगल से पेश करने की कोशिश करूँगा। आप मेरा पूरा विश्लेषण सुने बगैर कोई राय न बनाएँ तो बेहतर होगा, बाकी अगर बनाएँगे तो उसमें मुझे ऐतराज़ भी क्या होगा। सवाल ये उठता है कि आज दुनिया जहाँ आकर खड़ी हो गई है, एक तरह से दुनिया एक एक झटका महसूस कर रही है कि अचानक जो ईरान और रशिया की जो लीड थी, वो बढ़ती जा रही थी और इज़राइल पर घुटने टिकवा चुकी थी। हिज़्बुल्लाह जो है, वो 3 दिन तक एक ज़बरदस्त तेल अवीव के ऊपर बमबारी करता है, हाइफ़ा पे बमबारी करता है और सरेंडर की स्थिति बन जाती है। यानी तमाम अखबार और खुद नेतन्याहू और उसकी फ़ोर्सेस कह रही है कि बड़ी तेज़ी से जो है हमला करने की तैयारी कर रहा है हिज़्बुल्लाह और अंदर घुस सकता है। ये खतरे लाहक हो गए। अचानक पीस डील हो जाती है, बाइडेन इसका ऐलान कर देते हैं और अचानक क्या होता है कि हिजबुल्लाह उस शर्त को मान लेता है और शांति, यानी कि अगर देखा जाए तो जिसने हमास के लिए युद्ध शुरू किया था, हमास को अकेला तनहा छोड़कर एक शांति की डील हो जाती है। इसमें ईरान भी कहीं पर मुज़ाहमत करते हुए नज़र नहीं आता है। सवाल उससे पहले का एक मेरा विलोक था जिसमें मैंने ये कहा था कि एक लालच देने की कोशिश की जा रही है ईरान को, जिससे यूरोप के साथ उनके संबंधों को अच्छा करवा दिया जाएगा और परमाणु मामले पर डील की बात होगी और इज़राइल के साथ भी समन्वय की बात की जाएगी। तो ये सब बातें जो है पहले मैं एक विलोक में बता चुका था, उसके बाद शांति समझौता हुआ। उसे कनेक्ट कर सकते हो तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हो तो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि दर्शकों में बहुत सारी तादाद जो है वो अति उत्साहित होती है, कुछ सदमे में होती है तो कुछ न्यूट्रल भाव से भी देखती है और पक्षधर जो है, जो जो जनता के बीच में दिखाई देता है, वही दिखाई दे रहा है दुनिया के अंदर। यानी मैं कहूँ, अगर ये कहूँ कि एक छल का अध्याय खत्म हुआ तो गलत नहीं होगा और ये छल का अध्याय क्यों था, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। यानी अचानक रूस जो है, जब वो तेजी के साथ एक लीड ले रहा था, जो यूक्रेन में धूल चटा चुका था पूरे नाटो को, जो पूरे नाटो को ही इज़राइल में बिल्कुल घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका था, वो अचानक जो है मतलब उसकी हार कैसे हो गई? क्योंकि हार मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ट्रंप ने आज पेरिस के अंदर ऐलान किया है कि भई जो हमने मतलब मैं ज़ेलेंस्की के साथ बात की है कि वक़्त आ गया है, समय आ गया है कि हमें शांति समझौता करना चाहिए और बिल्कुल रूस के साथ जो है युद्ध बंद कर देना चाहिए यूक्रेन को। मगर उसके अलावा जो बात कही है वो बड़ी मतलब शॉकिंग बातें हैं। वो यहाँ एक कहने की कोशिश की है कि बहुत बड़ी तादाद में रशिया के जो फौजी मारे गए हैं, उसे उसे उनके बारे में सोचने का वक़्त है और रशिया इस वक़्त कमज़ोर है। ज़ेलेंस्की भी जो है वो, उसके भी बहुत बड़ी तादाद में फौजी मारे गए हैं, नागरिक मारे गए हैं। उसे भी शांति की तरफ जाने की ज़रूरत है और शब्दों में यूज़ करना कि रशिया इस वक़्त कमज़ोर है, ये शब्द का इस्तेमाल करना मेरे ख़्याल से ये एक मौका दिया। और ये मौका किसने दिया? रशिया जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के लिए लड़ रहा था, यानी दमिश्क में पहले से ही जो है रेबल्स का एक, बल्कि आईएसआईएस का एक अटैक था, अलकायदा का एक अटैक था जिससे बशार अल असद की सरकार को बचा चुका था। ईरान के भी वहाँ पर जो है फोर्सेस मौजूद थी। 52 फोर्स के अड्डे बनाए गए थे, बेस बनाए गए थे। बहुत बड़ी तादाद में रशिया और ईरान का जो था सीरिया के अंदर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट था। अचानक वो उखड़ते हुए नज़र आया। अचानक जो है कहीं ना रूस ने बहुत मुज़ाहमत की, ना ईरान ने कोई मुज़ाहमत की, क्योंकि इसे थोड़ा-सा रिवर्स करते हैं और रिवर्स करते हुए देखते हैं कि ये पहले हिज़्बुल्लाह के साथ समझौता हो जाता है, अचानक उसके बाद रेबल्स जो है वो अटैक कर देते हैं और बिना मुज़ाहमत के बढ़ते चले जाते हैं, दमिश्क पे कब्ज़ा कर लेते हैं। ना वहाँ पर रशिया बहुत ज़्यादा नज़र आता है, ना ईरान नज़र आता है। आखिर क्या तय हुआ, कहाँ तय हुआ? क्या ये सब कुछ अभी भी पर्दे के पीछे चल रहा है? ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया दुनिया के साथ आके कि अचानक जो है, जो रूस लीड ले रहा था, युद्ध जीत रहा था, नाटो को पछाड़े जा रहा था, 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा गुज़र चुके हैं। अभी तक नाटो और तमाम ताकतें जीत नहीं पा रही थी। वो सिर्फ ट्रंप नाम के किसी रॉकेट में कोई ताकत है क्या? वो अचानक जो है रूस को कमज़ोर बताया जाने लगा और कमज़ोर साबित इस मायने में हो गया क्योंकि सीरिया को नहीं बचा सका, बशर अल असद को नहीं बचा सका, ईरान को तमाम हथियार देने के बाद इज़राइल के और नाटो के
अमेरिकन जो है विमानों के मतलब फाइटर जेट के और मिसाइलों के हमले से पूरे के पूरे ईरान को सेव कर दिया, कोई ज़मीन तक नहीं आने दिया। उसके बावजूद भी जो है ईरान ने ऐसा क्या देखा कि उसने जो है पश्चिमी जगत के साथ समझौता करके शांति की तरफ बढ़ गया। और ये अब जो अभी खबर आ रही है, पहले वो खबर भी आपको बता दूं, विश्लेषण पे हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि विश्लेषण बहुत ज़रूरी है छल का। तो ईरान की एम्बेसी जो दमिश्क में थी उसमें रेबल्स घुस गए हैं, तोड़फोड़ की है, लूटमार की है। ये स्थितियां हमको सामने से नजर आ रही है। तो हम अब इस वक्त देख रहे हैं वो तो बहुत बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि रेबल्स का कब्जा हो चुका है और रेबल्स का कब्जा जो है वो मतलब अब सत्ता उनके हाथ में होगी। अब हम मसले पर आते हैं। पहले तो हमने ये समझने की कोशिश की है कि क्या वाकई रूस कमज़ोर हो गया है, क्या सिर्फ ट्रंप के पेरिस में ऐलान कर देने से रूस सरेंडर कर देगा और कहेगा ठीक है मेरे बहुत सारे फौजी मारे गए हैं इसलिए युद्ध को विराम कर देते हैं। और जो जेलेंस्की ने एक प्रपोजल दिया था जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था कि 1991 की स्थिति में जो है यानी क्रीमिया को भी छोड़ दे, 1991 की जो स्थिति यूक्रेन की थी वहां पर रूस वापस लौट जाए। तो क्या रूस को जो है वो सिर्फ ट्रंप ने आकर किसी जादुई ताकत से हरा दिया है? यानी ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी कि क्या मुस्लिम जगत ने कोई बहुत बड़ी गद्दारी रशिया के साथ की है। इस मायने में गद्दारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हालांकि जियो पॉलिटिक्स में गद्दारी वफादारी शब्दों की कोई अहमियत नहीं होती है। सब अपने फायदे देखते हैं, मौके देखते हैं। जो जिसकी जान बचाता है वही उसको मरवा देता है। ये कोई बहुत बड़ी बात या नई बात नहीं है। जियो पॉलिटिक्स के इसी तरह के कुछ सिद्धांत मौजूद हैं कि एक वक्त था जब तुर्की की फौजों ने बगावत कर दी थी। जब तुर्की की फौजें बगावत कर गई थी तो उस वक्त केजेबी ने या एफएसबी ने, व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की की जान बचाई और रजब तैयब एर्दोगान की जान बचाई। वहाँ जो कू हुआ था उसको रिवाइज किया। और उसके बाद अब जब मेरे ख्याल से रशिया इस क्षेत्र में ये बर्तरी हासिल कर चुका था कि वो इजराइल पर घुटने टिकवा दे क्योंकि हमास को, हिजबुल्लाह को रशियन हथियारों से जो मदद की गई थी वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे। अचानक ईरान जो है वो बैकआउट कर जाता है, हिजबुल्लाह बैकआउट कर जाता है। और सिर्फ हिजबुल्लाह बैकआउट नहीं करता बल्कि सीरिया में जो हमने देखने को मिला है कि सीरिया की तमाम फोर्स जो है वो आसानी से सरेंडर कर देती है। और जो रेबल्स जो मतलब ये सारे मुस्लिम सुन्नी गुट हैं जिन्हें कहा जाता है, तो ये लोग इन्वर्टर करके सत्ता संभाल लेते हैं सीरिया की। यानी सीरिया की पूरी जियो पॉलिटिक्स बदल जाती है। तुर्की इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, तुर्की जो है बधाई देता है। अब यहाँ यहाँ तक बात आ जाती है कि अचानक एक दुनिया जिसमें भारी इन्वेस्टमेंट, भारी खर्चा करने के बाद एक बेहतरीन किस्म की खुफिया एजेंसी रखने वाला रशिया अचानक इतने सारे मुस्लिम देशों से एक साथ गच्चा कैसे खा जाता है, ये एक सवाल खड़ा रहेगा। क्या एजेंसी का फेलियर है या फिर जो है यूक्रेन के अंदर जो डिफीट करना पड़ा, कुसर्क का मामला जो अचानक बहुत हैवी जो इन्वेड किया गया रशिया के अंदर, उससे रशिया की जो पैर थे उसका फोकस था वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। और जैसे ही नज़र चूकी तमाम मुस्लिम जगत ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर रूस के साथ कोई बड़ा खेल कर दिया। तो खेल तो दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें ईरान इस मायने में शामिल है कि ईरान जो है वो पहले ही कैसे सरेंडर कर देता है, जबकि हमारा, कम से कम मेरा एज ए जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मेरा मानना स्पष्ट ये है कि यहाँ की वार तब तक ख़त्म नहीं होनी थी जब तक इजराइल का मतलब यूक्रेन का फैसला नाटो रूस के साथ नहीं कर लेता, क्योंकि उसी को डाइवर्ट करने के लिए गाज़ा वार शुरू की गई थी और इजराइल वार शुरू की गई थी। इसने रूस ने कोई ये मुस्लिम हमदर्दी में की थी, मैं ऐसी कोई दावा नहीं करता। मगर सवाल ये उठता है कि जो जियो पॉलिटिक्स में मोहरे सेट किए जाते हैं उस मोहरे के हिसाब से यहाँ पर इजराइल के साथ वार शुरू हुई थी। इस वॉर ने एक काम नया ज़रूर कर दिया है कि रूस के साथ तो जो हुआ सो हुआ, चीन के साथ चीन क्या निकलेगा ये अभी गर्भ में है, शायद कुछ दिनों के बाद सामने आएगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हुआ है वो ये हुआ दोस्तों कि एक दुनिया में एक नैरेटिव था। वो नैरेटिव ये था कि इजराइल की को तमाम दुनिया के मुसलमान नफरत करते हैं, तमाम दुनिया के मुसलमान गाज़ा और फ़लस्तीन के लोगों से मोहब्बत करते हैं। और इसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, हर मसलक के लोग हैं। अब यहाँ दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान से सोचें और समझें। मैंने
बहुत सारे विश्लेषण किए थे और मैंने बाल्फोर डिक्लेरेशन से लेके सऊदी अरब के उदय से लेकर किंगडम इस्टेब्लिशमेंट बनाए जाने तक ये सारे जो विश्लेषण मेरे पुराने थे उनमें ये कहने की कोशिश की थी कि इजराइल को दरअसल इस पूरे मुस्लिम अंपायर पहले अरब अंपायर को किंगडम में चेंज करने के बदले में बनाया गया है, तो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है यहाँ तुर्की से लेके अरब किंगडम तक की मौजूद है। आज मेरे ख्याल से वो पर्दा बिल्कुल सामने से उठ के खड़ा हो गया है, क्योंकि इस यहाँ जो सीरिया के अंदर रेबल्स हैं उनमें कई डाइवर्सिटी है। याद रखिएगा, ये मामला तुर्की के लिए भी बहुत आसान होगा, भूल जाइएगा, या खुद इजराइल के लिए भी बहुत आसान होगा, ये भी भूल जाइएगा। फिलहाल मगर एक चीज सामने आ चुकी है, जो सामने आई है बात वो ये है कि जो अरब जगत था और तुर्की था, जब इजराइल घुटने टेकने पर आ चुका था, टेक चुका था, ठीक उसी एन मौके पर रेबल्स जो हैं वो तख्ता पलट देते हैं सीरिया का। सीरिया में मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि 24 साल के शासनकाल में बशर अल असद ने या बशर अल असद के वालिद ने जो है 50 साल की हुक्मरानी में क्या किया क्या नहीं किया, ये बिल्कुल एक अलग मैटर है जो इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर मुस्लिम इंटरनल पॉलिटिक्स वर्ल्ड वाइड जो है देखा जा सकता है। सवाल उठता है इस वक्त इजराइल वर्सेस मुस्लिम जगत। दोनों दावा करते हैं, सुन्नी भी दावा करते हैं, शिया भी दावा करते हैं कि वो मस्जिद अक्सा को बचाना चाहते हैं और वो फ़लस्तीनियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। मगर पूरी तरह देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ये भी दावा करेंगे कि भाई कम से कम ईरान था, लड़ तो रहा था, कम से कम हिजबुल्ला था, वो लड़ तो रहा था, कम से कम सीरिया था, वो जो है सपोर्ट तो कर रहा था, कम से कम हुतीज थे जिन्होंने जो है लाल सागर में पूरे के पूरे नाटो और पूरे विश्व को छका के रख दिया। ये एक सारी बातें अपनी जगह तस्लीम के लायक है, इनको मान लिया जाना चाहिए। मगर इसे मान लेने के बाद अचानक जब जीत बिल्कुल नजदीक थी, उस वक्त पीस डील करने का मतलब क्या था? इस पर सभी लोगों की सहमति की, मतलब सब लोग एक अचानक जो है बाइडेन ने ऐलान किया चलो भाई हम समझौता करें, युद्ध विराम करो, और सब युद्ध विराम पे राजी हो गए। इसमें ना फिर हुती की तरफ से कोई रिएक्शन आया, ना ईरान की तरफ से आया, ना हिजबुल्ला की तरफ से आया, ना हमास अपनी बेचारा जो है वो लड़ाई लड़ता रहा। तो एक तरह से एक ह्यूमन पिंडारा जो है वो बना के गाजा को, और वहां पर मासूमों की, इंसानों की लाशों को तबाह किया गया। वहां 2 लाख से लोग बेगुनाहों को मार दिया गया। वहां पूरी दुनिया जो है एक ड्रामा करती रही कि हमदर्दी होनी चाहिए, मगर हमदर्दी का नतीजा ये निकला कि हमास आज भी इजराइल के वही बम झेल रहा है, वही मुजालिम झेल रहा है, वही कत्लेआम झेल रहा है। और ये मुस्लिम जगत अपने अपने रास्ते पकड़ चुका है, अपने अपने फायदे के लिए जो है कोई रूस के साथ वो गद्दारी कर चुका है, तो कोई अमेरिका से डील कर चुका है, और कोई इजराइल को अपना बाप मान चुका है। तो कुल मिलाकर ये था कि ये जो बच्चा एक दिया गया था इनको खिलाने और हिफाजत करने के लिए अरब किंगडम को, वो अब इनका बाप बन चुका है, क्योंकि अब उसके अपने बाप को, बूढ़े बाप को, या जो बूढ़ा इसलिए भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि हमास ने और हिजबुल्ला ने इसमें घुस भर दिया और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो इस बूढ़े बाप को वापस बचाकर इसकी लाठी बनकर जो तमाम मुस्लिम जगत ने एक खेल खेला है, ये एक ऐसा आईना है दुनिया के सामने जहां धर्म की पोल खुल जाती है। मैं इस मुद्दे को बड़े अलग अंदाज में इस विश्लेषण को कर रहा हूं कि धर्म की पोल खुल जाती है, और धर्म की पोल इस मायने में खुल जाती है कि धर्म एक ऐसी नौटंकी साबित हुआ है इस वार के अंदर कि हर किसी ने इस्लाम या मजहब का नाम लिया, दीन का नाम लिया, और उसके बाद वहाँ ये एक इस्लामिक लड़ाई के नाम पर ड्रामा किया गया। और जब मौका आया कि ये जीता जा सकता था और मस्जिद अक्सा को आज़ाद किया जा सकता था और इजराइल को डिस्टेबलाइज किया जा सकता था, सभी ने गद्दारी कर दी। इसका मतलब धर्म यहाँ था ही नहीं और धार्मिक मामला था ही नहीं, बल्कि ये टोटल एक जियोपॉलिटिक्स का, ताकत का, पावर का एक गेम था, जिसे अरब जगत को अपने किंगडम को बचाए रखना था, अपनी जनता को संभाले रखने के लिए, झुनझुना देकर खिलाए रखने के लिए ज़रूरी था कि वो फ़लस्तीन का शगुफ़ा इनके सामने हमदर्दी का छोड़े रखें, और बार 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 इजराइल को ऐसा मौका दें कि वो हमला करे, जीते और ज़मीनें कब्जा ले।
आज फिर वही किया है। सीरिया के अंदर गोलान हाइट्स से बिल्कुल खदेड़ दिए गए थे। साउथ लेबनान में इजराइलियों की जाने की औकात नहीं बची थी, वहाँ पर जो है खाली करके भाग चुके थे। और बाइडन के सामने और इजरायली अखबार, चाहे हेरिटेज हो, चाहे यरूशलेम पोस्ट हो, चाहे आपका टाइम्स ऑफ इजराइल हो, ये सब खुलकर लिख रहे थे कि जो हमारे लोग हैं वो कैसे जाएंगे, जो उनका माफ करना, जो उत्तरी जो है नॉर्थ इजराइल है उसमें बसने के लिए, जो लेबनान के साथ मिलता है, उस इलाके में बसने के लिए ये जो 20 लाख लोग हैं वो जा नहीं सकते। इसकी चिंता जाहिर कर रहे थे कि सगे भाई उठ के खड़े होकर सामने आ गए और उन्होंने पूरी तरह से लेबनान के उस इलाके की सप्लाई लाइन काट दी, हिजबुल्लाह को जो है वहां से कमजोर करने का काम कर दिया। और उसके बाद अचानक खुशी की लहर इजराइल के अंदर दौड़ गई कि अब हमारे जो नॉर्थ इजराइल के लोग हैं वो बड़ी आसानी से जाकर वहां रह सकते हैं, क्योंकि हमारी मदद आ गई है। मसीहा ने, अल्लाह, उनके यहोवा ने जो है मदद भेज दी है, और मदद के तौर पर जो है अल्लाह वाले आ गए हैं। तो ये अल्लाह वाले यहोवा की मदद को आ गए, जो यहोवा वालों को जो कह रहे थे कि ये तो बड़े मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते, और बड़ी बड़ी कहानियां लोगों को मजलिसों में सुनाई गई, बड़े बड़े अफसाने और वीडियो बनाए गए, और दमिश्क जो है इसमें फना हो जाएगा, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई गई धर्म के नाम पर। दरअसल मुझे लगता है वो सारी की सारी कहानियां जो है वो इसलिए घड़ी गई थी कि एक मनोविज्ञान को लोगों के बदला जाए, मनोविज्ञान बदलने के बाद एक मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज की जाए, और फिर इस पूरे खेल को समाप्त कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर एक छल जो दुनिया के सामने था वो खुल के सामने आ गया। यहाँ मध्य पूर्व में कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, कोई इस्लामिक लड़ाई नहीं थी, कोई यहूदियत की लड़ाई नहीं थी, कोई ईसाइयत की जो है सलीबी लड़ाई नहीं थी। जियो पॉलिटिक्स और पावर का एक गेम था जो एक्सपोज हो चुका है, जो मैं इसके पीछे और अब फिर वो नई कहानियां शुरू हो जाएंगी। फिर इस्लाम के लोग अपनी बात कहेंगे, इस्लाम के मसलक के लोग अपनी बात कहेंगे, यहूदी जो है वो साबित करने को लगेंगे, रब्बी के हमने कहा था कि मसीहा आ जाएगा और मदद आ गई, तो मसीहा आ गए हैं, वो सीरिया में रेबल्स हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सिचुएशन दोस्तों बनी है इस वक्त, ये बड़ी हास्यास्पद है। ये उन सब लोगों को, भारत के भी उन लोगों को आंख खोलने की ज़रूरत है कि धर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये आपको इजराइल और मुस्लिम जगत को देख लेना चाहिए कि असल में ये पावर हासिल करने का एक गेम होता है, जनता को एक जगह पे एक समूह के तौर पर बांधने का एक खेल होता है। और जब जियो पॉलिटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय गेम और मोहरे बदलते हैं तो चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, अगर इतनी सी बात भी कोई नहीं समझ पाएगा आज, तो हो सकता है कि जिस तरीके से अब सीरिया में, अब अगर ये समझते हैं कि शांति हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ी भूल की तरफ बढ़ जाएंगे। इसे आप अपने भारत से भी जोड़ के देखें कि सिचुएशन अब वहाँ क्या होने वाली है, ध्यान रखिएगा। अब वहां पर बशारुल असद के दमन, क्योंकि इन तमाम जो रेबल्स थे, तमाम जो विद्रोही थे, इन सब का एक एजेंडा था, इनका एक कॉमन दुश्मन था। वो कॉमन दुश्मन था बशारुल असद। ये सब एक इस जगह थे, इसलिए थे क्योंकि इनके सामने एक कॉमन दुश्मन था जिसे बशारुल असद कहते थे। ये सब अपने निजी स्वार्थ, अपनी निजी दुश्मनियां भूलकर, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको भूलकर ये सब लगे हुए थे बशारुल असद को हटाने पे। ये इसलिए एक थे। अब भारत में आ जाए, कनेक्ट करके चलता हूं। भारत में एक वर्चुअल दुश्मन खड़ा किया गया है मुस्लिम, और उसके नाम पर जो है तमाम जातियों को, तमाम कबीलों को, तमाम इलाकों को, तमाम जो है डाइवर्सिटीज को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश किया। बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल जरूर हुई है, मगर अब इसी चीज को आगे भी रिलेवेंट करना, जो मैं अब कहने जा रहा हूं सीरिया के बारे में। तो सीरिया के बारे में दोस्तों मैं ये कहने जा रहा हूं कि अभी तुर्की ने ये जीत हासिल करवा दी, सत्ता हासिल करवा दी है। अभी कौन बैठेगा, डाइवर्सिटी कैसे होगी, नहीं होगी, वो देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि सब के सब इस बात पे सहमत हो जाएंगे कि बशारुल असद को हमने अब हटा दिया है, अब कोई भी आके गद्दी पे बैठ जाए और हम सब मिलकर उसकी सत्ता के अंदर काम करेंगे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक बहुत बड़ा चंक जो है यहाँ सीरिया के अंदर ईरान समर्थकों का है, और वो रहेगा। आप उसे बाहर निकाल के नहीं फेंक सकते, वो पॉपुलेशन में मौजूद है, और उसके सेंटिमेंट ईरान के साथ रहेंगे, जो इस सरकार के, नई सरकार के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक चंक वहां कुर्दों का है जो तुर्की के भी खिलाफ माना जाता है, जो इराक में भी अपना जो है वहां से ऑटोनॉमी ले रखी है। अब वो भी उठेगा, उसे भी अपना हिस्सा चाहिएगा, जो इस सत्ता के साथ चुनौती खड़ी कर देगा। तो कुर्द एक अलग हिस्से की तरफ जो है जाएंगे, और दूसरी तरफ जो और रेबल्स बचते हैं, इनके भी अपने अपने इलाकाई
स्टेक हैं और इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, भले ही ये सब के सब इकट्ठे और सहमत हो चुके थे बशारुल असद को हटाने पर। तो अब सीरिया के जो टुकड़े हैं वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके एक बड़े जो है वारफेयर में बदल सकते हैं, या इंटरनल गृह युद्ध की स्थिति में फिर से बदल सकते हैं। यानी अभी अमन हो गया हो और सत्ता ट्रांसफर इजीली हो जाएगी और सब इस पे सहमत हो जाएंगे, ऐसी कहानी मुझे नजर नहीं आती। क्योंकि इस परिस्थिति का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, सीरिया और इजराइल करेगा। क्योंकि इजराइल के साथ ये समझौता इसलिए करेंगे क्योंकि इजराइल की सपोर्ट से ही इन्होंने ये काम किया है। तो इजराइल इनको अलग अलग इनकी पावर को कम करने के लिए टुकड़ों में बांटने का काम करेगा, और ये हमें होते हुए शायद आगे नजर आ सकता है। यहाँ पर अमेरिका ने दावा कर दिया है कि वो अपनी स्थिति को बनाए रखेगा, यानी वो इस इलाके में अभी बना रहेगा, वो खाली नहीं करने वाला है। ट्रंप की स्थिति क्लियर हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि ईरान क्या करेगा, और ईरान के साथ बचा हुआ इराक या फिर हौतीस है वो क्या सिमटते चले जाएंगे, या फिर आपस में किसी अरब और हौतीस के फैसले पर कोई बात पहुंचेगी, या युद्ध एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। तुर्की जो है वो सीरिया में सत्ता बनवाने के बाद क्या कुर्दों के साथ कोई डील कर लेगा। ये बहुत सारे नए जो पिंडारा बॉक्स है वो खुलने वाला है, और वो पिंडारा बॉक्स अब किस तरफ जाएगा, यानी मुस्लिम इंतशार, आपसी झगड़े, आपसी टुकड़ों के बंटवारे, और एक बार फिर से जो है एक इंतजार की पोजीशन में मुझे जाते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक षड्यंत्र था। और षड्यंत्र में जो सत्ताधारी लोग थे वो सिर्फ सत्ताधारी लोग साबित हुए, और सत्ताधारियों ने अपनी अपनी जनताओं को अपने अपने मसलकों के हिसाब से झुनझुने थमाए और धर्म का इस्तेमाल करके पावर में बने रहे। तो दुनिया में ये एक मुझे छल नज़र आता है कि लोग जाति, धर्म या फिर मजहब की कोई बात करता है, बल्कि इन सारे टूल को आसानी से जनता को मूर्ख बनाकर अपने झंडे के नीचे लाने और ताकत गेन करने का एक अच्छा तरीका है। और ताकत को गद्दी पे बैठा हुआ आदमी भू राजनीतिक तौर पर बढ़ाकर एक देश दूसरे देश में दखलंदाजी करके या कब्जा करने की कोशिश करता है। यानी सीधी बात यह है कि सत्ता की पावर और भू राजनीतिक इंटरेस्ट ही सच्चाई है। बाकी ये जो धर्म के छल थे ये आज मेरे ख्याल से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से ऐसे धार्मिक गुरु होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में पाए जाते हैं, उन्हें रेप केस में सजा हो जाती है, और इस दुनिया में करोड़ों रेप केस साबित होने के बाद भी उनके भक्त और अनुयायी पाए जाते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि दुनिया मेरी इस बकवास से कुछ हासिल कर लेगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। क्योंकि दुनिया का जो बुद्धि हरण है वो इस लेवल पर किया गया है कि धर्म के नाम पर इनका चाहे आप जो हरण कर लें बहुत आसानी से अपना करवा सकते हैं। अपने बच्चों, अपने फ्यूचर, अपने भविष्य या अपने ये दुनिया की अच्छाई के बारे में सोचने की क्षमता को खत्म बड़े आसानी से धर्मों के नाम पर ही किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आगे कुछ हल्का फुल्का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। अपना ऐतराज जरूर दर्ज कराएं, समर्थन करें न करें। इजाजत दें, खुदा हाफिज।